नमस्ते, लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट स्टेट मणिपुर के इलेक्शंस पे चर्चा करने की बात कर रहे हैं। अ, मणिपुर का एक आप लोगों को एक फैक्ट बता दूं। मणिपुर में जो महिला वोटर्स हैं, वुमेन वोटर्स का नंबर पुरुष वोटर्स से ज्यादा है। मेन वोटर्स से दे आर मोर। और इसीलिए हमने आज का टॉपिक ये भी रखा है कि जब महिलाएँ ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे महिला कैंडिडेट्स उतनी ज़्यादा नहीं हैं, महिला चुन के भी उतने नहीं आते हैं और ये पूरे देश का हाल है। ये केवल मणिपुर का हाल नहीं है, वो पूरे देश का हाल है। उसी में मेरे साथ एक बहुत ख़ास पैनल है मणिपुर का। अ ये सारे लोग जो है मणिपुर के को ठीक से समझते हैं, उसकी पॉलिटिक्स समझते हैं, उसके सोशल उसको समझते हैं। आज हम जब बात करेंगे तो एक आध कुछ मणिपुर के बारे में इनसे जानकारी भी लेंगे। मेरे साथ पौजल चौबा साहब हैं, मणिपुर फ्रंटियर के से। मेरे साथ रिंग्स खुंगकैम साहब हैं, इम्फाल टाइम्स से, और मेरे पास एन सत्यजीत साहब हैं, यूएनआई चीफ इम्फाल के। मैं एक बात शुरू में ही माफी मांग लूं, मेरा हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन किसी का नाम लेने में गलत हो, लेकिन अगर आप इफ यू आर रोज एंड यू आर सच ब्यूटीफुल पीपल, तो उससे नाम बहुत नहीं, मैं आई टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग रॉन्ग, आई एम डूइंग सम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मैं ये शो मैं कुछ प्रश्न हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके पूछूंगा। आप ज्यादा चूंकि बात करने में आसानी आप लोगों को अंग्रेजी में रहती है, वहाँ की मणिपुर भाषा अभी तक हम लोग नहीं सीख पाए हैं। आशा है कि प्रोग्राम अंत होते होते आप हम लोगों को कम से कम मणिपुर में अभिवादन कैसे किया जाता है, हाउ वी से नमस्ते, और तमिलनाडु में भी से वणकम, और दिस यू विल टीच अस so that when we end the program we are at least know how to welcome, how to say welcome in Manipur. मैं सबसे पहले पौजल चौबा साहब के पास से शुरू कर रहा हूँ, सीनियर मणिपुर के हमारे जर्नलिस्ट। पौजल चौबा साहब, हमारे दर्शकों को पहले एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से पहले थोड़ा मणिपुर में, क्योंकि जब हम इसके फिगर्स देखते हैं कि कौन जीता, हर बार रहता है कांग्रेस की सीट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कांग्रेस का सरकार नहीं होती है। तो जैसे पूरे देश में इस तरह का है कि कांग्रेस जीत तो गई मध्य प्रदेश, लेकिन उसकी सरकार नहीं बनी। कांग्रेस के सबसे ज्यादा सीट गोवा में आई, उसकी सरकार नहीं बनी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए और फिर हम थोड़ा और डिटेल में आपसे जानकारी करेंगे। कांग्रेस का गवर्नमेंट ये 2017 का इलेक्शन जो है, कांग्रेस ने 28 सीट जीता। यस 60 सीट मणिपुर असेंबली का जो है, उसमें 28 सीट्स कांग्रेस ने पकड़ा। तो लार्जेस्ट पार्टी, विनिंग पार्टी वो हो गया कांग्रेस। यस मगर वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सका। बीजेपी 21 सीट्स जीता 2017 में। तो उसमें जब गवर्नमेंट बनाने का गवर्नर ने बुलाया, तो 28 वालों को, कांग्रेस को नहीं बुलाया, 21 वालों को बुलाया। तो ये भी एक बहुत जरूरी, मतलब कंट्रोवर्शियल वाला बात है, क्योंकि गवर्नर ने क्यों 21 वाले बीजेपी को बुलाया इंस्टेड ऑफ द मेजोरिटी कांग्रेस वाला 28 वाला। और तो कौन गवर्नर था पौजल बाइकन साहब? who was the governor? नजमा हेप्तुल्ला। ओह, ठीक है, नजमा ओके। हेप्तुल्ला गवर्नर थी। तो उसने बीजेपी को बुलाया और वो बोलता है बाय कन्वेंशन हमने कांग्रेस को बुलाना था, मगर बीजेपी को बुलाया क्योंकि वो
सरकार फॉर्म कर सकता है। तो यही बात इसी में बीजेपी ने दो और पार्टी, रीजनल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ, और कांग्रेस से थोड़ा लेकर और ये एलजेपी वो लेकर 2017 का गवर्नमेंट बनाया, एक कोalition गवर्नमेंट बनाया। मगर ये बनाने का जो स्टाइल था वो बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था 2017 में। तो यही था तब 2017 में कुछ क्या बोलता है, बाय फोर्स बना दिया ना बीजेपी का गवर्नमेंट। मेरा हिंदी थोड़ा उतना वो नहीं है, मगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सॉरी, या थैंक यू जी। मैं आपको एक और आदमी से इंट्रोड्यूस करा दूं आप सब लोगों को मणिपुर के। आप लोग इनका नाम सुना होगा। मेरे साथ डॉक्टर कफील खान जुड़े हैं, और डॉक्टर कफील से मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप लोग इसको जानते होंगे। डॉक्टर कफील इज द पर्सन जो हीरो थे। एक बार गोरखपुर में 2017 में, अगर आपको याद हो, एक ऑक्सीजन की कमी हुई थी और कुछ बच्चे लोगों की डेथ हुई थी। अबाउट 62-64 बच्चे दे लॉस्ट देयर लाइफ। This was the man जो single-handedly for 2 days alone he fought that। एंड डॉक्टर कफील खान का जो मुझे हरदम अपने देश के ऊपर ये लगता है, ये कौन सा देश है, इनको 3 बार जेल में डाला गया, थ्राइस। इनकी जब पूरी जो जांच हुई उसमें इनको क्लीन चिट मिली, इनको कोर्ट से क्लीन चिट मिली, इनको जो जांच बैठाई गई थी उससे क्लीन चिट मिली। And it was said that this man did a commendable job। Finally इनको अभी 6 महीना पहले इनको नौकरी से निकाल दिया गया। He sacked from। ठीक है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये हमें अपने देश के ऊपर कभी कभी लगता है कि कौन से देश में हम लोग हैं, कि जहां पे आप जैसे डॉक्टर। तो डॉक्टर कफील से मैंने परसों रिक्वेस्ट किया था टू कम इन द शो, और डॉक्टर कफील बच्चों के उसमें ये पूरे देश इस समय देश में घूम रहे हैं, बच्चों के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर कफील, आज चूंकि मणिपुर का था और मणिपुर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मणिपुर के ऊपर हम ये शो कर नहीं पाए थे, इसलिए हम इसको ऐसे रहने दे रहे थे, और आपसे भी बात हो गई थी। तो हम लोग बुक के ऊपर तो एक दिन और बात करेंगे। आज थोड़ा डॉक्टर कफील आप भी मेरा साथ दीजिए, इन लोगों से थोड़ा मणिपुर भी समझते हैं कि मणिपुर हम सब लोगों को देश का इतना इंपॉर्टेंट राज्य, और हम लोगों को थोड़ा उसके बारे में माफ कीजिएगा, मैं उसमें हो गया था। मैं रिंकू साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ, व्हाट पौजल चाबा साहब बोले कि कैसे एक कन्वेंशन को तोड़ के जो बीजेपी, जो विच वाज नॉट द लार्जेस्ट पार्टी, नजमा हेपतुल्ला साहब एज गवर्नर, उन्होंने कॉल किया और फिर सरकार बन गई। मैं यहाँ पे ऐसा कहा जाता है बिहार और यूपी में जो हिंदी हार्टलैंड है, हम लोग यहाँ मनी पावर और मसल पावर बहुत चलता है। लेकिन मैं आप लोगों का कहीं शो देख रहा था, आप लोग कह रहे थे कि आपके यहाँ भी मनी पावर और मसल पावर है, तो हमारे आप में कोई फर्क तो नहीं है। हम लोग एक ही तरह से शायद हैं, जबकि कहा जाता है कि आप लोग क्योंकि मनी और मसल पावर का पूरे देश में एक रोल हो गया है। आपके यहाँ मनी और मसल पावर है क्या? पैसा चलता है आपके यहाँ इलेक्शन में? If you can unmute yourself, Rinku sir, if you can unmute yourself. Yes, please. Go ahead. नहीं, we are not able to listen to you. आपकी आवाज नहीं आ रही. No, you are not audible. No, you are not audible. Now, okay. Now we can listen. Now we can listen to you. Okay, I'll start my हर स्टेट में, इंडिया का हर स्टेट में जो इलेक्शन चल रहा है, इसमें मनी और मसल पावर यूज कर रहे हैं, हम लोग जानता है। कोई भी स्टेट में मनी और मसल पावर यूज कर रहे हैं, हम जानता है। सबसे the worst state in the India to utilize money power and muscle power is perhaps Manipur, because in Manipur the population is not that large as
as it is in UP or any other state. The each constituency have a maximum voters of around 50,000, and normally it remains on 30,000 area at almost all the 60 constituencies except for Chuchampur, Chandel, and some other constituency. So as the number of the voter is low, the candidates, they are being given opportunity to use this money power and muscle power at their own capacity, so that it is applicable. When it comes to the case of UP or somewhere where the number of voters is over lakhs and over lakhs, the money power is simply it may be something else. We don't understand how it would happen. But in the state of Manipur, as of now, we have an understanding that it is the money power and the muscle power that is happening here. That is why there is a systematic failure in the conduct of the election, democratic election, so-called democratic election in the state of Manipur. However, this election is being conducted in such a way that someone, we are even confused that whom to choose, which to choose, because none of the political parties or none of the individuals who are contesting as independent candidate, they haven't mentioned, they haven't discussed about the manifesto, poll manifesto. People voted, no, I'm talking about issue based. When I talk about political manifestos, if the election is for the issue-based election, then it will certainly goes to the manifestos, and people should certainly start discussing about what are the contents of the political manifestos and what are these political parties going to do after they win the election. And we also never studied about how was the political manifestos last election. Have they fulfilled the manifesto, the poll promises given to the people? These are the factors that we, the voters here, never have time to understand, because the political parties here do not bother whether people should go to the poll manifestos or people should go to the issues or so and so. So the same way, there has been almost, as per the ECI report, around 60 crimes, poll-related crimes, happen here in the state of Manipur. And they say that almost all of them have been arrested, and criminal proceedings have been taken up against them. But as of now, none of the, even how many people have been died? One student died here. One student, not even a voter, he was not even in the voter list, but the poll-related violence has killed a student, an aspiring student, a pillar of the nation, due to this poll-related violence. So why are these violence happening? Because it proves that it is the money power, and then it is again a muscle power. Now, seems like the candidates are instigating these workers or so-called supporters to commit crime, in a worse way, in a worse manner, that they were even protected even if they kill someone in favor for vote. So money power and muscle power is the way that is happening in the state of Manipur. And one thing I'll say that when it comes to money power and muscle power, it is not that the candidate is rich, the candidate is powerful. It is also the political party. We know that the people of Manipur, most of the politicians in the state of Manipur, they always go for power. Whoever is government in the center, it will be here in the Manipur also. That was how it happened in 2017 election, when the BJP won only 21 seats and the Congress won 28 seats, and they managed to form the government.
It was because there was a government in the center, the BJP-led government. So definitely its impact came here, and then it comes like a BJP-led government again. So what I want to express here is that everyone, and most of the candidates, almost every candidate here in the state of Manipur are going for power. None of the candidate has ever promised to the people, ever campaigned to the people that they will become a good, uh, uh, opposition leader to correct the system. None of the candidate has been promising like that. Almost 99% of the candidate who are winnable, okay, they always say that they will join the government, they will be the government, They never say that I will stand as an opposition leader or as a legislature to correct the system, to fight the wrongs, what is happening in the system. None of the candidates are promising this, and if one promise also, this doesn't give much impact to the voter, because the voters, rights of the voters, the voters were kept, in such a way that if suppose a politician or an MLA, if suppose they give some rice, they give some so and so the public the schemes provided, many schemes are there for public welfare, but these people settle the rights of the common people, and then later they release it in the form that they are the person who are giving them. They simply make the people thought that all those essential commodities or whatever, so even the vaccines, these are all our rights. We the people have rights to get this, and it is not the political party who is giving it, it is the government giving us to us, and it is our right to get those things. This kind of concept has been forgotten, has been tarnished by these political leaders, and they are doing these things. And then we people have been made poor, and then we become poor, and then we become dependent. MLAs or the politicians or any other political parties, they are trying to make the people here in the state of Manipur dependent to them, so that they can benefit at the time of election. That is what it is happening here. And then peoples here in the state of Manipur believes that they unless and until they get in touch or they show their support to any of the candidate or to any of the political party, their children are not going to get any jobs. These are the conceptions that has been incited to the minds of the public. So actually, the system has definitely gone very wrong. The system, political system, the democratic system, and this has been misused, misled, and and the peoples have been made as a slave to them. So muscle power and money power has become a common phenomenon in the election of Manipur, and it is after power only. None of the candidates has ever promised to correct has ever promised to correct the system, has ever promised that I will stand as the opposition and then I'll correct the wrong, I'll fight the government. None of the candidates has ever promised such a statement. So it is against, it is after power only. It is after power only, and it's not for the democracy they are fighting for. So it's about money and muscle power. It's happening now, and it will take some 5 or 10 years to correct this problem. करेक्ट सत्यजीत साहब, अगर आप परमिशन दें तो मैं डॉक्टर कफील से एक प्रश्न पूछ के फिर आपके पास आ जाऊं, इफ यू परमिट। डॉक्टर कफील, मैं आपको इसलिए क्योंकि
आपको और भी काम थे, आपको जाना होगा। मैं आपकी किताब पे एक तफ़सील से थोड़ा लोगों के साथ बात करना चाहूँगा, लेकिन वो किसी और दिन, अभी इलेक्शन के से बाद में मुझे लगता है लोग उस पे बात करेंगे। आप अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं इसलिए, आज क्योंकि हम वो लोग प्रश्न, आज हम लोग जो है आनंद जी, हम लोग मणिपुर इलेक्शन पे ही बात करें तो बेहतर होगा, नहीं, मैं एक बिकॉज चीज़ मणिपुर इलेक्शन से टुमारो इज अ रिलेटेड है। वेरी हाँ, डॉक्टर साहब उसी से रिलेटेड है। बहुत इम्पोर्टेंट। मैं एक आंसर देना चाहूंगा जो रिंकू साहब ने कहा है मसल जी, पावर की और मनी पावर की। जी। उनके कहना एकदम सही है कि बिकॉज ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ वोटर्स। अभी मैं गोवा में था और हमने गोवा में भी यही देखा कि 30,000 टू 50,000 एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक एमएलए चुनने का होता है, और इतना पैसा बहाया जा रहा था कि मतलब हर फैमिलीज को 10,000 रुपीज, एक बाइक और एक कुछ उनके लिए गिफ्ट, वो हर फैमिली को एक एमएलए दे रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी का। तो इस तरह से पैसा बहाया जा रहा था। और हमें याद है कि त्रिपुरा में किस तरह से बीजेपी ने 3,000 करोड़ जो है उस वक्त की गवर्नमेंट को और पावर में आने के लिए खर्च किए थे। तो मनी का जो बहुत बड़ा यूज होता है वो हमारे डेमोक्रेसी को वीक करता है, और इस पे हम सबको जो है आवाज उठानी चाहिए। और खासकर जितने भी स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ गोवा है, दिल्ली है, और हमारा है, हम तो यूपी बिहार तो जो है एक पौवे और एक साड़ी में बेचारे जो है गरीब जो है वोट करा देते हैं लोगों को। सबको जागरूक होना पड़ेगा। यस, अब आप अपना जी। क्वेश्चन पूछ मैं सकते हैं आप। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक सरकार अभी ये कह रही है कि मैं आपको 5 किलो राशन दे रहा हूँ, तो आई एम डूइंग अ फेवर एज़ अ राइट टू फूड। मेरा ये राइट है। आप कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। वो सरकार कह रही है मैं आपको फ्री वैक्सीनेशन करा रहा हूँ। अरे, देश जब से आज़ाद हुआ तब से आज तक फ्री वैक्सीनेशन होता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में फ्री वैक्सीनेशन होता था जब हम गुलाम थे। तो ये सरकार एक बार-बार इसको क्यों एहसास दिलाती है कि मैं आपका ये फ्री कर रहा हूँ, मैं आपका ये फ्री कर रहा हूँ। और ये अगर यूपी में हो रहा है तो ये मणिपुर में भी हो रहा होगा। मैं अभी जब मणिपुर की बात करूँगा इसीलिए मैं कर रहा था। तो जैसा रिंकू साहब कह रहे थे कि हमें चुनना तो लेसर ऑफ इविल है, जिसमें कम खामियां हो, जो कम बदमाश हो, उसको हमें चुनना है। सब एक ही थैली के, डीएनए सबका एक है। अब उस डीएनए में वी हैव टू सी कि जिसका हु इज लेस इविल। डॉक्टर साहब, मैं इसको जानना चाहूंगा कि जो हमारी बेसिक सेवाएं हैं, चिकित्सा की सेवाएं हैं, वो जब आप तो मेडिकल कॉलेज में रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज, वो मेरा हक है कि नहीं है कि आप मेरे ऊपर बहुत एहसान करते हैं? They are arrogant people. The statement what our honorable Prime Minister has given is totally condemnable. It should not be. I totally disagree with that. जब से मैं जेल से बाहर निकला हूँ गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी के बाद, पूरी इंडिया में मैं ट्रेवल किया हूँ। हर जगह जाके लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर गवर्नमेंट, and most of the people say 70 to 80% people they say कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की रोटी। जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में उसका इलाज हो जाए, जब पढ़ने जाए तो वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो वो उसको जॉब मिल जाए। दैट मीन रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द मेन इशू, दैट इज द मेन डिमांड everybody says. But the thing is that when it comes to vote, they also vote on the basis of caste and religion instead of on these basic issues. अभी आप यूपी का इलेक्शन ही देख लीजिए, शमशान कब्रिस्तान अली बजरंग बली और जिन्ना और नेशनलिज्म की बात हो रही है, और कहीं भी ये बात नहीं हो रही है कि रोटी कपड़ा और कोविड मिसमैनेजमेंट में हमने किस तरह से बड़े बड़े मेट्रोज में लोगों को मरते हुए देखा। जो ये 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने 5 किलो राशन तेल के लिए लाइन में लगा दिया, मुझे लगता है कि ये जो एक ये स्वीकार कर लिया कि 80 करोड़ हमारे भारतीय जो है गरीबी के रेखा के नीचे हैं। अभी एक डेटा आया है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे 50% बच्चे माल नरिश्ड हैं, हमारी हर एवरी सेकेंड फीमेल इज एनीमिक। तो ये हमारी देश की स्थिति है। पर हमें भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें भी मुफ्त की चीजें लेने में मजा आता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मोदी का नमक खाया है, हालांकि वो टैक्स पेयर का मनी है।
और रही बात वैक्सीनेशन का, जो आपने मुद्दा उठाया है, वैक्सीनेशन में हमारे देश में आज कहते हैं 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, और ये वैक्सीन जो है किसी मतलब मोदी जी के पैसे से नहीं लगाई गई है, टैक्स पेयर के पैसे से लगाई गई है। 1975 से इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, और हमारे पास ऐसे 7 बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जहां पे वैक्सीन जो है बिलियंस में बनती है हर महीने, और पूरी दुनिया को हम भेजते हैं। पोलियो हुआ, चाहे बीसीजी हुआ, चाहे एमएमआर हुआ, चाहे डीपीटी हुआ, हम बिलियंस में मतलब हर महीने बनाते हैं और भेजते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक भी, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट, पास्टर इंस्टीट्यूट हो, चाहे कसौली हो, किसी का भी उन्होंने यूज नहीं किया, और प्राइवेट प्लेयर्स का उन्होंने यूज करके वैक्सीनेशन किया, और उसको खरीदा गया है। तो मैं नहीं मानता हूं कि जो ये सरकार हम पे कुछ करती है वो एहसान करती है। हमारे टैक्स पेयर्स की मनी को हम पे यूज करना है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्वास्थ्य, एजुकेशन, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार दिया गया है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई उनका नागरिक भूखा ना रहे। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले। So this is their responsibility, and they are not doing anything great. So what they are saying, it is totally I would say कि arrogant है, घमंड है, अहंकार है। मैं सत्यजीत साहब आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक चीज जरा समझाइए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जब आज इलेक्शन हो रहा है तो हमारे 5 मुख्य, मैं जो फर्स्ट 5 बोलूंगा तो 5 मुख्य मुद्दे: महंगाई, इट इज बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, Corona mismanagement. People lost lives during Corona mismanagement because it was not managed. Stray animal and किसान आंदोलन। आप मणिपुर के मुझे कुछ बेसिक इश्यूज बता सकते हैं ऑन विच, जो मणिपुर के बेसिक इश्यूज हैं। अब उस पर वोट देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, पर सत्यजीत साहब मणिपुर के बेसिक आज इश्यूज क्या हैं? मणिपुर का बेसिक जो मुद्दा है जो इस इलेक्शन में, वैसे तो नंबर 1 है यहाँ पे हमेशा जो होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि यहाँ पे बहुत उग्रवादी है कि जब हम नागा से बात करें, जब कुकी मिलिटेंट से बात करें, तो ये ना हो कि हमारा जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो जो कंप्रोमाइज करे। देयर शुड बी, वी शुड नॉट कंप्रोमाइज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर। ये हमेशा सबका एक मुद्दा है। जो दूसरा मुद्दा है वो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यहाँ पे आप सब जानते हैं इरोम शर्मिला 16 साल से भी ज्यादा उसने हंगर स्ट्राइक किया, फास्ट एंड टू डेथ। वो हिस्टोरिक है, वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो इरोम शर्मिला जैसे करके गई है। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ये हमेशा एक मुद्दा रहा है यहाँ पे, और इस बार कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो आएंगे और तो इसको हटाएंगे, वो देखना पड़ेगा। फिर तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत टकराव हुआ। जब 2017 इलेक्शन में जब मोदी जी आए थे यहाँ पे, तो उसने एश्योर किया था कि एवरी ईयर 1.5 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे। मगर जब क्या हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट आया यहाँ पे तो रिक्रूटमेंट नहीं कर पाया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे जो मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिक्रूटमेंट करते हैं हर एक साल, वो भी रोक दिया जब बीजेपी गवर्नमेंट आया। जब और इंडियन रिजर्व बटालियन जो रेगुलर बटालियन जो पहले जो होता था, रिक्रूटमेंट होता था, वो भी एग्जाम करके रिजल्ट अनाउंस नहीं कर पाया। तो एम्प्लॉयमेंट जो है ये तीसरा मुद्दा है यहाँ पे। और फिर चौथा जो है एग्रीकल्चर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फार्मर्स। यहाँ पे जो भी है वो फार्मर्स है। और यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे ये फार्मर्स का इतना ये प्रॉब्लम हुआ कि जी फर्टिलाइजर मिलने के लिए जो रास्ते में लोग जा रहे थे और क्यू में लगा हुआ था फर्टिलाइजर लेने के लिए, तो क्यू लगते लगते किसी का देहांत हो गया, ऐसा इतना। और यहाँ पे फर्टिलाइजर का यहाँ पे ब्लैक में बेचते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसा है फर्टिलाइजर यहाँ पे। वैसे तो आसानी से मिलना चाहिए फार्मर्स लोगों को, और यहाँ पे फार्मर्स लोग का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो चाहिए वो भी नहीं दे पाता है गवर्नमेंट। वैसे तो आता है कोटा वगैरह, मगर वो सब ब्लैक में चला जाता है, सब ब्लैक में बेचता है।
और ये यहाँ पे एक चीज है, वो है कम्युनिकेशन। और हर एक इलेक्शन से पहले आप देखेंगे कि रास्ता, मणिपुर के रास्ता कहीं भी आप चल नहीं पाओगे। जब इलेक्शन नजदीक आते समय जितने भी एमएलए है वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल के रास्ता ठीक करेंगे। अभी इलेक्शन आ गया तो पिछले महीने से यहाँ पे कम्युनिकेशन का रोड रिपेयर वगैरह चल रहा था। तो ये 5 मुद्दा जो है मैं कहूंगा कि ये बहुत मेन इश्यूज है यहाँ पे। हाँ जी। फौजल साहब, मैं आपसे एक और चीज, थोड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ आस्किंग दिस इशू। जैसे बीजेपी यूपी में इलेक्शन लड़ती है तो वेरी कंफर्टेबल उसकी पोजीशन होती है हिंदू मुस्लिम। दे वांट कि जो पिच हो वो हिंदू मुस्लिम हो। इवन जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि 80-20 का इलेक्शन है। 80 उनका मतलब था मेजॉरिटी हिंदूज एंड 20 मुस्लिम्स। ये उनका कम्युनिकेशन था, फिर उसको बाद में उन्होंने कवर किया। आप ये बताइए, मणिपुर में क्रिश्चियंस और हिंदूज करीब करीब बराबर हैं, 41-42% करीब करीब बराबर। तो क्या बीजेपी इस बात को वहां पे भी करती है कि ये हिंदू क्रिश्चियंस और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दैट इज उनके डीएनए में है, वो एक थोड़ा हिंदू मुस्लिम या वो रिलीजन को थोड़ा प्ले करते हैं। इज इट इन मणिपुर ऑल्सो? देखिए, ये इंडिया में जो बीफ बैन हुआ था, जी ये मणिपुर में नहीं हुआ। जी। तो यहाँ का जो लोग है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स है, हिंदूज है, और अपना अपना मैतेई का अपना फोक, मतलब our own deities, our own gods, no, we have. यस तो यस। उतना फर्क नहीं है कि रिलीजन मणिपुर में बीजेपी ने कुछ वो रिलीजन कार्ड हमारे ऊपर, मतलब they can take it out on us for their advantage, because यहाँ पर बीफ बेच रहा है मुस्लिम लोग, नंबर 1। और यहाँ पर उतना इशू नहीं है कि ये हिंदू है या क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, उतना ही वहाँ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा अपना इंडिजिनस लोग है। इंडिजिनस लोग मतलब हम मणिपुरी के बीच में भी मैतेईस, तांगखुल्स, नागास और कुकीज है। सबका अलग अलग रिलीजन भी है, क्रिश्चियनिटी है, सबका हिंदू है, सबका सनामही है। ये ऐसा मतलब अपना अपना लोकल दैती है। तो जैसे कि यूपी में और जगह में वो रिलीजन का कार्ड प्ले कर रहा है बीजेपी। ट्राई तो करता है मणिपुर में, मगर सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मणिपुर का लोग उतना उस टाइप में नहीं है कि चलो यार, दिस वन इज गुड, दिस वन इज बैड। रिलीजन is for everyone, and India being a democratic and a secular country, Manipur also has all different type of religion. So the BJP उतना मतलब कम्युनल कार्ड यहाँ पर प्ले नहीं कर पा रहा है। नहीं तो हिंदुत्व फौजल साहब, का वहां पे कम्युनिटी को प्ले करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, लाइक मैती वर्सेस दिस, क्योंकि दैट इज द वे द पॉलिटिशियंस विन इलेक्शन, कि मैती वर्सेस नागा कुछ ना कुछ, क्योंकि दे डोंट गो बाय डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि ये हमारे साथ, वो हमारे साथ। इज इट देयर इन बीजेपी तो धोखा करता है ना। दिस आर द अल्टीमेट थिंग इज लाइक दे डोंट स्पीक ट्रूथ। They have only one agenda. They have left Manipur out of the agenda. Ours is a small state bordering Myanmar. हमारा कुछ 3 MPs है, उन लोग का वो बीजेपी का मैनिफेस्टो में बोल रहा है कि स्कूटर दे दो, लैपटॉप दे देगा, स्टार्टअप करेगा, वो करेगा, ये करेगा। आपसपा नहीं है, आपसपा रिमूव करो, क्यों नहीं कर रहा है? ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है ये आपसपा रिमूव करने का पॉइंट? जी यहाँ पर बाबा रामदेव का
कंपनी खुल रहा है इन शॉर्ट पाम ऑयल पाम का 2000 कुछ करोड़ का नोटिस का पाम ऑयल आया है। तो मणिपुर में पाम ऑयल यहाँ पर फार्म करेगा और जो वहां पर एनवायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन होगा उन लोग को दे विल नॉट केयर अबाउट इट, बट ओनली द मनी विल गो टू बाबा रामदेव पतंजलि। तो फिलहाल मेरे ख्याल से बीजेपी हमारा नॉर्थ ईस्ट को मिसयूज करने का है बाय फेक प्रोमिसेस, फेक वादा एंड फेक प्रोपेगेंडा ऑल्सो। यही कर रहा है ना, यहाँ पर लेफ्ट और राइट आदमी लोग पकड़ रहा है, कुछ फेसबुक में डाल दो, पुलिस आएगा यहाँ पर। लोकताक का हमारा जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वो उसका क्या हाल है? बीजेपी बोल रहा है कि वहां पर क्या बोलता है, गोल्फ कोर्स बनाएगा, वहां पर मोटर वाला बनाएगा, क्योंकि वो लेक जो है हमारा एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इट्स अ बिग इशू हियर। सो द बीजेपी इज जस्ट लिप सर्विस दे रहा है कि हाँ ये करेगा वो करेगा, मगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, मगर but they are only doing the opposite. The opposite means they are saying we'll develop, they are not developing. Whatever they are doing on the manifesto, it does not count in our agenda, in the people's opinion, in our manifesto. So I believe that BJP government is not getting very popular here in Manipur. जी मैं रिंकू साहब आपसे एक और प्रश्न है मेरा। थोड़ा मैं इसलिए आपसे पूछता चल रहा हूं कि मेरे दर्शक जो हैं वो भी थोड़ा मणिपुर को थोड़ा समझ लें। मणिपुर में जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे तो रेड हिल लोकपा चेक, वो जो आपका जहां पे ब्रिटिशर्स ने जापानीज के साथ लड़ाई की थी, आपका आईएनए का आपके पास कैथल वाला जो नहीं, वो आईएनए का आपका एक वो भी है, वर्ल्ड वॉर मेमोरियल है। सुभाष चंद्र बोस को आप लोग याद करते हैं? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वाज द ओनली प्लेस जहां पे इंडियन फ्लैग उन्होंने होस्ट किया था जब वो इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं वहां? इज ये फैक्टर देयर रिंकू साहब? Yeah, of course, many people here, सब आदमी, maximum Manipuri people believes in Subhash Chandra Bose. He and we the people here in Manipur is maintaining the place where Subhash Chandra Bose, the INA troops first placed the flag there. Yes, that is a historic place, and right at the moment the BJP government is constructing this site as a historical site and one of the most tourist attracting site that they are building it. So Manipur was an Israel nation. It was never under the Indian Union when British Raj was there. It was a nation, and then it was finally merged. Some say that it is annexation. It was annexed to the Indian Union in 1949, and thus there has been, there has been an armed rebel group because of that. Because certain factors are there, but now it's a democratic. India is a democratic country, and a democratic country, and being a part of a democratic country, and being a part of the Union of India. India, the idea of India is, as Rahul Gandhi has said, that it should be the union of states, right? So when it comes to the union of states, then it's a quasi-federal structure. Is there? There has never been a word like federalism in Indian constituency when it describes about a state. But there are lists, union lists, the concurrent lists, and the state lists. There are certain lists that the union government can interfere, and then the state has to meet, and then both the state and union can decide the factors. These are the things happening here. But still, then there is a great respect for Subhash Chandra Bose, who had fight against the British, because every one of us were colony of the British, right? So
You know, British might have planted many strategy by including the Manipuri army to the Indian army, to the British troopers and the fighter Subhas and the Bose and so and so. But still, then he came here to rescue uh, India from the hands of the British. So it was, but however, when he came here, when he invaded here, when he reached here, he reached until Moirang. Moirang was the first place where the iron flag was hoisted. So it is a historical place for both India and Manipur. So, and what we are supposed to, what we are discussing here is that the historical position of Manipur, the historical position of Manipur should be well protected. It has been mentioned in almost all the election manifestos of all political parties, that they said that the historical part of Manipur and territorial integrity will be protected at any cost. That was the poll promises they made. When I said this, why don't they accept the real historical fact that was happened in 1949 at Shillong on 21st September? This historical fact should be well recognized. Well and good, the government of India has recognized that many of the Manipuri independent fighter, the freedom fighter, were taken to the Andaman and Nicobar Island, and then they were placed at Mount Harriet, and then they were placed as war captive there. And this has been, recognized by the government of India, and finally, recently, they named the Mount Harriet as Mount Manipur. This is a good step. And in the meantime, the long-pending demand of ILP, the inner line permit, this has also been, given to state of Manipur. Not because, I don't think that it is because people demanded it, but I think that it's because that the BJP government at the center, like the peoples of Manipur, not to raise voice against the citizenship amendment bill. When Citizen Amendment Bill was introduced and when the CAA Act come into force, there was an announcement that at those states with ILP, this act will not be enforced. This was the thing that they said, and then that is because of that they introduced the ILP. And moreover, the ILP here, what they introduced is still a toothless tiger which cannot protect the people of the state. We are neighboring, we are in the border state, we are adjacent to Myanmar, where there is a any people from Myanmar can come inside the state of Manipur and settle here illegally because of the structural anatomy. We cannot simply identify who are those people, what are those people. These are the things. And one thing, want to remind here is that the politics here in Manipur, there seems to be a very well-planned game going on here. When Amit Shah came here, the Home Minister of India came here, he said that the issues of the Kuki militants, it will be solved. It will be solved. But what are the demands of the Kuki, the KNO especially, the Kuki National Organization? They have been demanding a separate Kuki land from past many years. There are other suspension operations with that. And then this demand of separate Kuki land is not from the side of the Myanmar. It is from inside the side of Manipur. Remember 2018 June uprising. It was ignited with the talk with the government of India and the NSNIM, when they said that the ceasefire should be extended without territorial limit. That was the point that the people of Manipur approached, and then in the history of India, the Manipur Legislative Assembly was burned, and as many as 23 people died of that. When the question of
when the question of territorial integrity and the historical boundary of Manipur comes, it is a sentimental issues, and none of the, Manipuri has almost 38 communities existing here. 38 communities, we all belong to Manipuri, and we are Meitei, we are the majority, and many brothers and sisters, the Tangkhul, the Annals, the Cookies, many are there. We all together stand for the united Manipur, but some sections of people who intruded to Manipur through this from the Myanmar side or so and so, they have started settling here. And then when the demands of protecting the indigenous people of Manipur comes, it is related with the entry period of those people. We, as a Manipuri, as a civil society, many of the civil society organizations were demanding that the base year for recognition of citizens should be 1951, because it was a time that the election was conducted. And some said that it should be 71, but all right, it was agreed on 1951. But many have been opposing this idea of Indian citizen recognizing under the base year 1951. And then there were a huge uproar on the side of those. Now, how many people have been entered here? We all know that. These are the factors. And then in this politics, in the Indian politics, in this election, the political parties, majority of the political parties, say BJP, it says that it will protect the integrity and the historical boundary of Manipur. But when it says it will protect the historical boundary and the territorial integrity of Manipur, how come that the Union Home Minister says that the issues of the Kuki National Organization, which consists of 17 uses group, it will be solved? How could it be a there is no way that there is no possible solution, possibilities of solving these issues unless and until they demanded on the other way, that they are demanding a separate Kuki land, and the Nagas are demanding a separate Nagaland, Greater Nagaland. And this does not mean that all the Nagas are supporting this. This does not mean that all the Kukis are supporting this, because people from Srisrampur district, which is a Kuki dominated area, and people from Senapati or Kuru district, which were the Naga dominated area, they all favor the united Manipur. For example, in the last election, the NPF, which is a political party established on these core issues, got elected. Only four of them were elected. That was also not in a free and fair manner. We all know that there were evidences of the cadres killing the presiding officers who were conducting the election, the shooting at them. Many of this where the things happens, and then when it comes here, and when they said that it will be solved, and interestingly, the KNO, there is a conglomerate of 17 armed organizations. They sent out a press release yesterday, I think, and they said that all Kuki dominated area, all operational area of the Kuki National Army or organization should vote for BJP. A tactics that is going on here. In a conflict-on reason, they are playing something which we all understand just by knowing it, and then they are getting the support of this armed group. Armed group, almost innocent people, civilians were afraid of the armed militants group, and he announced, and on the next day they supported it. That means that they are trying to garner the vote. See, the National Socialist Council of Nagaland,
that is the NSNIM, which has been engaged in talk with the government of India for the past 25 years, almost 25 years. There has been not a solution here. The BJP government or the Congress government, neither of the party, none of the political party who was in power in the center had ever tried to solve the issues of the Nagaland, NSNIM. So, it is a politicking. It's a kind of politicking, and it's a kind of cheat to the people. These are some of the issues that has been going on, and that has been it failed to reach to the common people. These are the common people in the sense that who are not very well literated, who used to live hand to mouth. This cannot be reached to them. However, there are many elite class here, and they understand this, and then why these things happen. This is a matter. But one thing is that these promises does not it will not give any impact to the election here. The issues here, and then the election could never be connected. Issues are different. Once the government is formed, then the issues will get started. And when election comes, the issues will be forgotten by all, because everyone needs the system itself has inside venoms of corruptions to each and every people of the state. There has been a saying that unless and until there has been a saying, there has been a question I show every day in the Facebook or in any other social networking site, or friends asking me, he is a good person, the candidate is a good person, how many money he have? So even though he is good, he is qualified, there is no chances of winning this election because he doesn't have money. This is the conception that has been implanted to every citizen of the Manipur, and this has become a system, a normal procedure that is happening here. So the system itself has gone wrong somewhere. It is a democracy, and a democracy, the ugly truth of democracy. Ugly truth of democracy, because misutilization of power by those in the those elected people, because everywhere, anywhere, whether it be a recruitment of government job or whether it be giving loans to entrepreneurs or anywhere, without connection, without having connection, without having blessing from any of the political parties or any of the candidates, none of the people are going to get there. So people have started believing that we should be a big supporter, and we should show that we support him, and at the cost of our life. These are the mentalities being created by this system, and this system, unless and until this system has been changed, Mr. Rinko, I just need a one-line answer. I have a question from one of my audience. What is the status of media in Manipur? Do you have Godi media? Has the BJP bought all the big medias and newspaper houses? Who is internet permittability and state of alternate media? Very briefly, Rinko sir, very briefly. Okay, well, in India it's called Godi media. In Manipur it's called Biren media. Oh. Okay. And how is your social state of alternate media? Alternate media, there are certain rules and regulations. Anywhere they can strike. However, the normal newspaper here, printed out here, registered under the RNI, we have an association organization, the All Manipur Working Journalists Union. We were always united, and there is also an Editor Guilds Manipur. We were always united. Whenever any attempt made by those rulings government party or anywhere, we were together. We fight together. So we were safe somehow. Okay. डॉक्टर अकेल, अगर आप डॉक्टर कफील अगर आप हैं तो मैं जल्दी से आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, नहीं तो मैं आगे चलता हूं.
डॉक्टर कफील शायद, हाँ डॉक्टर कफील, मैं एक अपने दर्शकों को बता दूं और ब्रीफली मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ लेता हूं। डॉक्टर कफील, जब ये 10-11 अगस्त 2017 की बात है, 2017, व्हेन चिल्ड्रन वर डाइंग, ही वाज अरेंजिंग फॉर सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो एक सरकारी टीम आती है और सरकारी टीम इनसे कहती है कि आप ये डॉक्टरी वॉक्टरी छोड़ो, आप जाके जरा रिकॉर्ड्स लाओ पुराने कई साल के कि इस, इन्होंने अपनी बुक लिखी, उसमें इन्होंने लिखा है, इन्होंने उनसे कहा कि मुझे डॉक्टरी आती है, मेरा काम डॉक्टरी है, मेरा काम रिकॉर्ड्स लाना नहीं है। वो अपना, जब बच्चों की जान बच जाएगी तो, दिस इज द बुक। डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए ये बुक, डॉक्टर साहब ये बुक दिखा दीजिएगा, द गोरखपुर हॉस्पिटल, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी। मैं इस पे एक दिन अलग से हम लोग शो करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं ये, डॉक्टर साहब आपका काम लोगों की जान बचाना था, आपका काम वो नहीं था। उसी तरह से ये जो आफ्सा, ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, और जो जो मैंने बहुत फौज वालों से भी बात की, उनको भी नहीं पसंद है ये फौज का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। ये जो, जैसा रिंकू साहब ने कहा, ये नेता अपने उसको लागू करने के लिए फौज के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछना है कि ये कब सिलसिला, आपको लगता है सिलसिला खत्म होगा? क्योंकि आफ्सा का काम, मैं वहां से नहीं पूछूंगा, उन लोग का तो कहना है कि ये बंद करो, ये तो लड़ रहे हैं पिछले 16 साल 20 साल से, लेकिन आप फौज के बल पे कब तक अपने अपने लोगों के ऊपर वो चलाओगे? डॉक्टर साहब बहुत ब्रीफली इस पे। नहीं, एकदम गलत है। और इस आफ्सा को कब कुछ दिनों, कुछ सालों के लिए लगाया गया था, और अब चूंकि सिचुएशन कहते हैं नॉर्मल हो गई है, लोकतंत्र आ गया है, तो फिर इस तरह से फौज को और किसी को भी मैं मानता हूं एक्सट्रीम पावर देके अपने ही नागरिकों के खिलाफ यूज करने की ये नीति सरकार को बंद करनी चाहिए। ये सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, और कश्मीर में भी हम देखते हैं इस तरह की चीजों को। और जब भी किसी को पावर आ जाता है, एक्सट्रीम पावर आ जाता है, एब्सोल्यूट पावर आ जाता है, तो वो दे बिकम ब्लाइंड एंड बिकम पावर इज अ पॉइजन दे से। तो उससे फौज भी अछूती नहीं रह जाती है, और फौज भी जो करती है वहां पे कहना नहीं चाहिए नागरिकों के साथ, वो गलत होता है। तो मुझे लगता है कि आफ्सा को रिवोक होना चाहिए, और ये बहुत पुरानी डिमांड है। ना सिर्फ जो है, मेरा अपना सिर्फ ये मानना है कि किसी के भी हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहां एक आदमी की वॉइस और उसका राइट जो है वो सबसे ऊपर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, और उससे ही हमें उसको लागू होना चाहिए। और एक बात मैं रिंकू जी के बस मैं आंसर देना चाहूंगा, CA/NRC पे जो अमित शाह ने आके जो वहां पे कहा था, अभी आपने शायद सुना होगा रिंकू जी कि अमित शाह जी ने कहा है कि जैसे ही कोविड खत्म होगा, हम CA/NRC फिर से पूरे इंडिया में लागू करूंगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, आनंद जी के माध्यम से और आप सब के माध्यम से सब पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन ये फिर से अपनी क्रोनोलॉजी समझिए, CA के बाद NPR आएगा, NPR के बाद NRC आएगा, ये करेंगे तो हम भी उस दिन जो है सड़कों पे फिर से नजर आएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आसाम में जो 18.5 लाख NRC की लिस्ट से बाहर निकाले, वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो स्ट्रीट वेंडर, डेली वेजर, लेबरर्स थे, जो कागज के लिए भटक रहे थे। हमारे ही नागरिकों को हमारे ही देश में अपने ही लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो वो ठीक नहीं है। और अगर CA/NRC दोबारा अगर ये लेके आते हैं, तो हम फिर सड़क पे नजर आएंगे। थैंक यू। सही बात। कल वोटिंग है मणिपुर में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है सत्ता चेंज होगी, और जो है बीजेपी को समझ में आएगा कि मनी और मसल पावर और मीडिया पे कंट्रोल करने से सब कुछ नहीं हासिल होता है। उनके आई विश टू, या 2 चरणों में हो रहा है जी, मुझे पता है 2 चरणों में हो रहा है। मैं आई विश टू मणिपुर पीपल, everyone, they are part of us, they are our brothers and sisters, they are our family. Good luck, thank you. Choose वोटिंग कल नहीं, मंडे को वोटिंग है। अच्छा, मंडे को वोटिंग, ओके। अच्छा, मैं हमारे यहाँ कल है जी। मैं सत्यजीत साहब आपके पास जल्दी से आ रहा हूँ। एक हमारे और दर्शक हैं, उनका कहना है, डू पीपल सपोर्टिंग सेपरेट कुकीलैंड एंड ग्रेटर नागालैंड take part in elections, or do they boycott elections like CPIM? वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं कि नहीं?
अनम्यूट कर लीजिएगा, असद जी साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। ये लड़ते ही ये लोग दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, दे नॉट ओनली पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस बट दे फोर्स पीपल टू वोट इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स दे सपोर्ट। और ये सब ये ज्यादातर जो मणिपुर के जो हिल एरियाज में, यहाँ जहाँ पे कुकी और हमारे जो नागा भाई रहते हैं, यहाँ पे कुकी और नागा मिलिटेंसी बहुत स्ट्रांग है। और इस जगह पे ये जो हम बोलते हैं कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये थोड़ा लो है, मतलब इतना वोटिंग तो ज्यादा है मगर इसमें क्या है कि जो अंडरग्राउंड जो कुकी और नागा भाई का जो यूजी ग्रुप जो बोलते हैं उसी में ज्यादातर ये लोग बहुत डाल देते हैं। और ये लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन करते हैं और सब कुछ में ज्वाइन करते हैं। ये नहीं कि दे बॉयकॉट नहीं करते, ये ज्वाइन करते हैं। जी जी, मैं सज्जी साहब एक जल्दी से आपसे और चीज पूछ लूं क्योंकि प्रश्न उसी पे था। आप क्या एक आईएमए कैथल है ऑल वुमेन मार्केट which हाँ जी, हाँ जी। says कि ये इंडिया नहीं, ये पूरे दुनिया का अकेला अपने तरह का एक मार्केट जो महिलाओं द्वारा चलाया जाता है पूरी कंप्लीटली। हाँ जी, हाँ आप जी। लोग, हम लोग के यूपी में एक नया स्लोगन इस बार प्रियंका गांधी लेके आए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एंड शी सेड कि 40% वो वुमेन कैंडिडेट होंगे। और उससे फर्क पड़ा है, मतलब आई विल नॉट से, हो सकता है कि तुरंत नजर नहीं आए पर हर पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना पड़ रहा है कि वुमेन को सामने लाना पड़ेगा। और वुमेन कंपैरेटिवली मेन से ज्यादा ठीक रहती हैं, दे आर मोर पायस, दे आर मोर पेशेंट, दे आर मोर ट्रांसपेरेंट। तो आपके यहाँ जब इतना वुमेन, आपका वुमेन वोटर भी ज्यादा है, आप लोग क्या, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है वुमेन, क्यों? ऐसा है, ये जो आपने जो इमाम मार्केट जो बोला है, वुमेन्स मार्केट, इसमें जो भी मार्केट है वहां पे जो बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे ओनली लड़कियां करेंगे। हम लड़के लोग जाके खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं मगर वहां बेच नहीं सकते। और ये जो है ये पूरे मणिपुर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सब लागू है, क्योंकि ये हमारे ये जो मणिपुर है, जो भी जो अटैक होता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, और जो म्यांमार साइड जो फार ईस्ट से जो भी अटैक होता है, जैसे कि पंजाब में जो खैबर पास में जो इंडिया में अटैक होता है, तो इस तरह से बहुत अटैक होता है। इसलिए लड़की लोग जो यहाँ पे जो है, ये लोग मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमी सब में ये लोग सपोर्ट करते हैं और मेन रोल लेते हैं। मगर एक चीज है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत पैसे चाहिए, एक पैसे चाहिए, सपोर्ट चाहिए। वो जो जितना जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पैसा चाहिए वो इतना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है लड़कियां। और इस बार कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि अगर कांग्रेस पावर में आएंगे 33% रिजर्वेशन लड़कियों का होगा। और ये जो रिजर्वेशन जो है मणिपुर में का लोकल बॉडीज जो इलेक्शन है, इसमें वुमेन्स का रिजर्वेशन है, कुछ सीट्स रिजर्व है। अगर हम लोग रिजर्व नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से लड़की लोग इलेक्शन में आना वो थोड़ा मुश्किल है। मगर आप अगर इलेक्शन कैंपेन में देखेंगे तो ज्यादातर लड़कियां हैं यहाँ पे। और जो कॉन्टेस्ट कर सकता है उसके लिए आपको कुछ पावर चाहिए, बैकिंग चाहिए और पैसे चाहिए, वो लड़कियों के पास नहीं है, मैं ये कहूंगा। सर जी साहब, बस अब मेरा टाइम ऑलरेडी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बादल साहब चलते चलते वेरी ब्रीफली, बिकॉज मोर आशार हैज आस्क्ड फॉर क्वेश्चन, वो ये कह रहे हैं कि सर हाउ बिग आफ्सा रिपील इशू इन द मणिपुर इलेक्शंस, वो इसको कह रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है मणिपुर इलेक्शंस के लिए, वेरी ब्रीफली। ये हमको है या चौबा आफ्सा? मैं बादल साहब से पूछ रहा हूँ। आफ्सा कुछ इशू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी और अदर पॉलिटिकल पार्टी का पैसा और मनी पावर चल रहा है यहाँ पर। एक बात हम आयुष यादव से भी जी का क्वेश्चन बोलेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने, शायद नॉर्थ ईस्ट का बहुत इंफॉर्मेशन है उसके पास, वेरी अच्छा क्वेश्चन। और एक बात आनंद जी से भी कहेगा, एक रिक्वेस्ट है कि जो नेशनल मीडिया में है ये मणिपुर का न्यूज नहीं पकड़ता, उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है मणिपुर का।
रेस्ट ऑफ इंडिया में जब कोई ऐसा चुनाव आता है या कोई सर्जिकल स्ट्राइक आता है या हमारा मणिपुर से कोई ओलंपिक का मेडल जीता है या कुछ यहाँ पर आतंकवाद का अटैक में कोई लोग मारा हुआ है, उसी टाइम मणिपुर का न्यूज़ इंडिया का चैनल में आता है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट विनती है कि आप जो ये ऐसा इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया कर रहा है, तो इसमें हमारा जो ये स्मॉल स्टेट मणिपुर है उसका जो इंफॉर्मेशन और उसका जो प्रॉब्लम है, तो कभी कभी रोजाना ये ऐसा डिस्कशन में हम लोग को भी, हमारे मणिपुर को भी थोड़ा इंक्लूड करने के लिए वो बहुत अच्छा होगा। फाजल साहब, बिल्कुल सर्टनली वी विल डू दैट। मैं एक छोटा सा चीज आपसे के साथ शेयर कर लूं। एक गूगल ने कुछ एक सपोर्ट GNI करके कहा था, गूगल न्यूज इंडिया, एंड दे सेड कि वी विल सपोर्ट इंडियन सम न्यूज चैनल्स। वो पिछली बार भी किया था, इस बार मैं उसकी जूरी में था, आई वाज इन देयर जूरी। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो जनरली क्या करते थे कि हिंदी और इंग्लिश सोशल मीडियाज को पकड़ते थे। तो इस बार आई मेड इट अ पॉइंट कि नहीं, वी हैव टू हैव people from north, east, west, south. We must have other languages also. And for the first time हमने एक नॉर्थ ईस्ट के चैनल को भी उसमें सपोर्ट किया है, जिसमें वो 16 वीक्स की ट्रेनिंग चल रही है अभी। अब मैं अलग से आपको वो बता दूंगा किसका है और कौन कौन है उसमें। बट यस, वी अंडरस्टैंड दैट एंड आई मस्ट, मैं आपको इतना प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि मुझे दिक्कत थी थोड़ा मणिपुर में, आई वाज नॉट गेटिंग द ऑथेंटिक पीपल। मुझे जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मणिपुर आया हूँ एज अ टूरिस्ट, आई हैव नेवर बीन देयर एंड लिव्ड देयर और अंडरस्टूड मणिपुर। मैं, अगर आप लोग यहाँ हैं, मुझे आप लोग मिल गए हैं, तो आई कैन प्रॉमिस कि वंस इन अ मंथ वी कैन डू अ स्पेशल शो। मैं लक्षद्वीप पे एक शो करता हूँ। लक्षद्वीप पे इसलिए मुझे करता हूँ क्योंकि लक्षद्वीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप को इतना खराब कर रहे हैं इन लोग जाके, वहां पे 0 FIR थी, वहां पे देयर वाज नो कोरोना पेशेंट्स। द वे दे हैव स्पॉइल्ड लक्षद्वीप, ये प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इन अ कंट्री वेयर ब्यूटीफुल स्टेट लाइक मणिपुर इज देयर, जहाँ पे एक महिलाओं का इमा पूरी दुनिया को दिखाता है कि हमारे यहाँ वुमेन पावर क्या थी। हमें किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आई कैन ओनली प्रॉमिस दैट और भी चैनल्स को मैं कहूंगा और उनको लेके आऊंगा कि वी एटलीस्ट इफ यू गिव टाइम वंस इन अ मंथ वी कैन हैव अ स्ट्रक्चर्ड वो, जहाँ पे मणिपुर की बहुत सी बातें बाहर यहाँ तक आनी चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड यू मस्ट अप्रिशिएट आवर प्रॉब्लम आल्सो। हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर कफील ने कहा ना कि रोटी कपड़ा और मकान, ये 5 किलो का अनाज देके जो सरकार ये मान रही है कि दे आर डूइंग अ बिग फेवर। आई मीन, right to food is my right. This constitution provide me this right कि मुझे फूड देना है आपको। You are not doing any favor। और ये कहा जा रहा है कि तुम मेरा नमक खा रहे हो इसलिए मुझे वोट दो। I mean, how a government can be so insensitive? Rinku sir, please. I want to add one thing here. Because we are a part of India, Manipur now is a part of India, and we are very proud to be a part of India. But we are very upset in singing the national anthem of India. There was no Manipuria, there was no notice. The national India, ends at Bengal. So, through your media, I would like to request the Indian leaders or Indian citizens, all the literate Indian citizens, educated Indian citizens, to insert at least Manipur in a national anthem so that it becomes a real part of India. Now it's alienating. Just these simple things I want to put up. Okay, certainly. We will also discuss it in the next. In a way, you are setting the agenda for our next meeting. Thank you so much, Rinku sir. Thank you so much. Thank you all of you. And Dr. Kafil, we will discuss about your book separately. I am sorry that आज ये ज़्यादा important issue आ गया था मणिपुर का, तो इसलिए मैंने आपको उसमें ले लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, all of you. Thank you. Thank you.